दोस्तों, और तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है इसके पहले एपिसोड पे। तो इसी कारण से मेरा भी मूड हो रहा है कि मैं इसको 10 या 11 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूं। मैं कोशिश करूंगा डेली के एक एक घंटे के 2 वीडियोस लाने की। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा और मुझे ज्यादा सपोर्ट करो, जैसे कि लाइक्स करके, क्योंकि किसी भी वीडियो पे 1000 लाइक नहीं जाते दिन में कभी भी। तो तुम लोग अगर इस वीडियो पे दिखा दो तो शायद मुझे लगे कि हाँ, तुम लोग सच में देखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो कुत्ते जैसा वो गॉड होता है वो आकर वहां पर येंग को बचा लेता है, और सामने वाला जो ओल्ड ट्री डीमन होता है वो दूर जाकर पड़ा होता है। वो जो देवता जैसा होता है वो जड़ों से उसको आजाद कर देता है येंग को। और येंग मन में सोचता है क्या, और क्या ये भी एक स्पेक्टर है, या फिर मतलब तुम बोल सकते हो एक डीमन। और तभी येंग पीछे देखता है और वो सोचता है कि एक मिनट, और आखिर वो जो लड़की है वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है सोचियोन। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो ओल्ड ट्री डीमन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पे हमला करने की। और वाह, उसके काफी ज्यादा बड़े से एब्स वगैरह दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पेड़ में बदल रहा होता है। तभी वो सामने देखता है तो वो जो गॉड होता है वो उसको देख रहा होता है। गॉड या फिर तुम उसको देवता बोल सकते हो, इतने इतने इलाके का, इस जगह का। और तभी वो ओल्ड ट्री डीमन बोलता है, तुम ये जो एनर्जी, क्या ये हो सकता है कि तुम। तो तभी वो गॉड एकदम से जोर से गुर्राता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड ट्री डीमन वहां से भागने के लिए बोलता है नहीं नहीं, और वहां से भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस कुत्ते के पैरों के नीचे मतलब बहुत सारे किसी तरह के चिन्ह दिख रहे होते हैं। और वो ओल्ड ट्री डीमन बोलता है मुझे जल्दी करना होगा, और वो घर की दीवार तोड़ देता है और बोलता है यहाँ से जाना होगा मुझे। और जैसे वो बाहर जाने वाला होता है हम देखते हैं कि नीचे उसके पैरों के नीचे भी वो रोशनी पहुंच जाती है, और धीरे धीरे वो जमने लगता है। और वो एक डीमन से एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो बोलता है अरे नहीं, और मुझे पता था कि तुम। और वो उसको डॉग को देख रहा होता है और बोलता है तुम सच में यार एक गार्डियन हो, इस जगह के गार्डियन देवता हो इस लैंड के। और तभी ओल्ड ट्री डीमन पूरी तरह से एक पेड़ बन जाता है। येंग बोलता है क्या वो एक पेड़ बन गया, और आखिर ये सब चल क्या रहा, और आखिर वो अचानक से एक पेड़ क्यों बन गया। तो तभी वो डॉग येंग को देखता है, और येंग थोड़ा सा पीछे हट रहा होता है उससे डर के। लेकिन हम देखते हैं कि वो डॉग उसको इग्नोर करके साइड में चला जाता है, और जो पत्थर का स्टेचू होता है डॉग जाकर उसमें मिल जाता है और वापस पत्थर का स्टेचू बन जाता है। येंग मन में सोचता अभी अभी आखिर हुआ क्या। और वो लड़की वहां पर कुछ सोच रही होती, जैसे उसको कोई बोल रहा था कि जरा ये देखो सोचियोन, और यहाँ पर कुछ डीमंस है उस बाउंड्री के वहां पर। और हमारा जो गांव है वो डीमंस के बाउंड्री के बहुत ज्यादा करीब है, तो वो लोग ज्यादातर हमारे इंसानों पर हमला करते रहते हैं, और हमें उन डीमंस को रोकना होगा ताकि हम लोगों की रक्षा कर सके। और अगर हम लोग लोगों की रक्षा करना चाहते तो हमें अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल आलस नहीं करना होगा, समझी। तो वो लड़की बोलती मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके पिता बोलते ठीक है। और जो डीमंस है वो हमेशा एक मौके को ही ढूंढ रहे होते हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दूसरों को बचाने के लिए और इंसानों को बचाने के लिए लड़ते इसलिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, और वो लोग हमें तब तक चोट नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक हम लोग इस ऑर्चिड हॉल के अंदर है, क्योंकि हमारे पास में एक गार्डियन देवता है जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं। और चलो, तो क्या अब हमें वापस ट्रेन करना चाहिए। तो वो लड़की बोलती हाँ पिताजी, मेरा मतलब टीचर, आप सही बोल रहे हो। यस सर। और वो लड़की अभी ये सब याद कर रही होती है, और वो बोलती है कि ये जो बेल है ये वही बेल से जो कि मैंने जब मैं छोटी थी तब बांधी थी, और मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर एक भटकती हुई आत्मा की तरह ही घूम रही हूँ इतने समय से। और तभी वो सोचती है कि नहीं, मैं गायब नहीं होंगी और मैं वापस एक इंसान बन के रहूंगी, और मेरे पिता जो करना चाहते थे वो चीज़ आगे बढ़ाती रहूंगी, और मैंने क्लियर कर दिया था, राइट। और तभी हम देखते हैं कि उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो ओल्ड ट्री डीमन ने उसको बोला होता है कि तुम कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे मुझसे जब तक कि मेरे पास में तुम्हारे शरीर की राख है। सोचियोन मन में सोचती है कि उसने कहा कि मुझे मेरी राख की जरूरत होगी अगर मैं वापस अपनी इंसानी फिजिकल बॉडी को हासिल करना चाहती हूँ। और जो ओल्ड ट्री डीमन है वही अकेला है जिसको पता है कि वो राख कहाँ पर है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसके बारे में पता कर पाऊंगी जब तक ये ओल्ड ट्री डीमन ऐसे ही ये पेड़ के रूप में रहेगा, और या फिर कोई तरीका है। और तभी वो साइड में देखती है तो यहाँ पर यंग वहां पर उस पेड़ को छूते हुए बोलता है क्या ये सच में मूव तो नहीं करने वाला, नहीं। तो वो लड़की उसको देख रही होती है और सोचती है एक मिनट, हाँ वो तलवार, और ये इंसान शायद मेरी मदद कर सकता है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें याद है जो तुमने पहले कहा था, और आखिर तुम किस तरह से उन लोगों की बातें सुनते हो जिनके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो यंग बोलता है कि हाँ हाँ मैंने कहा तो था, और अचानक से तुम ये बात क्यों कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है तब तो तुम्हें उन लोग जिनके साथ में कुछ गलत हुआ उनके साथ और भी ज्यादा गलत होने से रोकना चाहिए, राइट। यंग बोलता मेरा मतलब हाँ बिल्कुल। तो वो लड़की बोलती तो प्लीज मेरी मदद करो। यंग बोलता क्या। वो लड़की बोलती कि बहुत ज्यादा बुरी चीज हो रही है अभी मेरे साथ में, और आगे भी होती रहेगी। आगे हम उस मंदिर का सीन देखते हैं जहां पर कि कोई बोल रहा था कि मैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड ग्युंगवान, और जो रूम था वो ऑलरेडी ऐसा हो चुका था जब मैं यहाँ पे पहुंचा, और मुझे लगा नहीं था कि सोचियोन वो यहाँ से भागने के बारे में सोचेगी भी, और भले वो कहीं पर भी जाए वो गायब तो हो ही नहीं सकती और भाग नहीं सकती, राइट। तो वो लॉर्ड ग्युंगवान बोलता है कि मैं इसको सेंस नहीं कर सकता हूँ। वो आदमी बोलता सॉरी। वो लॉर्ड बोलता है कि मैं सोचियोन की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर सकता हूँ, तो शायद इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से,
या फिर वो किसी ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर कि वो अपने सारे सुराग मिटा सकती है। और सामने वाला वो बंदा बोलता मैं सच में माफी चाहता हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा मुझे अभी बुरा लग रहा है, और मैं अभी के अभी सारे डीमंस को इकट्ठा करता हूँ और उसको खुद ढूंढने निकलता हूँ। तो वो लॉर्ड बोलता नहीं, जाने दो और उसको ऐसे ही छोड़ दो, शायद ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर यंग बोल रहा था कि ये तो बहुत बुरा हुआ यार, और मेरे पास में तो तुम्हारे पास में बस एक पानी ही है और कुछ ऑफर भी नहीं कर सकता तुम्हें, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अब ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन चलो अब मेरा मूड ठीक है। और सोचियो वहाँ पर वो बोतल को देखते हो सोचिए आखिर ये अजीब दिखने वाली बोतल क्या है, और ये एकदम पारदर्शी और साथ ही में नरम भी है। और तभी यंग वहाँ पर उसको बोल रहा था कि ओह तुम्हें कप की ज़रूरत है क्या, और क्या तुम्हें पेपर का कप चलेगा। तो तभी वो बोलता ये लो, और हम देखते कि सोचिए उनको बोतल का ढक्कन खोलना नहीं आता है, वो अपने हाथ से ऊपर की बोतल की मुंडी को ही उड़ा देती है। और आगे येंग वो देखकर काँप रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि क्या ये पीने के लिए, और शुक्रिया। और इसी के साथ में वो बोलती है ये जो कप है ये पेपर का बना हुआ है। येंग मन में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा डरावनी है यार, और ये बेहतर रहेगा कि उसकी बात सुनकर मैं उसको जल्दी से यहाँ से वापस भेज दूँ। येंग बोलता तो आखिर तुम मुझसे क्या बोलना चाहती थी। तो सोचियोन थोड़ी देर के लिए कुछ बोलती नहीं है, और वो सोचती कि आखिर मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। और आगे वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर कि येंग ने बोला होता है मैंने सुना था कि ये जगह एक फीमेल गोस्ट से द्वारा हॉन्ट की जाती है। वो लड़की सोचती है अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो भूत असलियत में मैं हूं और उसको ये पता चला कि मैं भूत हूं तो क्या वो सच में मेरी मदद करेगा। यंग बोलता हेलो। वो लड़की बोलती हाँ तो, और वो सोचती कि नहीं मैं उसको ये तो अभी तुरंत तो नहीं बता सकती हूँ इस वक्त। और वो बोलती है कि यहाँ पर एक इंसान है जिसको मैं जानती हूँ। यंग मन में सोचता क्या, और जिस इंसान के साथ में गलत हुआ वो कोई ऐसा है जिसको ये जानती है। यंग बोलता ठीक है आगे। तो वो लड़की बोलती है कि ये जो टाउन है ये टाउन डीमन रियाम के सबसे ज्यादा करीब वाला है, और इसीलिए यहाँ पर डीमंस बहुत ही ज्यादा इधर उधर आते जाते रहते, और इसके कारण जो डीमंस है वो कई बार लोगों को भी चोट पहुंचाते, जैसा कि तुमने भी पहले एक्सपीरियंस किया था। और जिस इंसान की मैं बात कर रही थी वो एक मार्शल आर्टिस्ट थी जो कि भूतकाल में इस एरिया को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन वो एक भटकती हुई आत्मा के रूप में इधर उधर भटक रही है क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस इंसान की मदद करो, और वो इंसान उसका पुनर्जन्म होना ही चाहिए भले कुछ भी हो, ताकि वो इस टाउन की रक्षा कर सके। यंग सोचता है कि आखिर तुम मुझे क्यों बता रही हो, और वो बोलता है तो मुझे क्या करना होगा और तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं। तो वो लड़की बोलती है सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कि मैं उसकी बची हुई शरीर की जो राख है वो ढूंढूं। यंग बोलता क्या राख उसके शरीर की, एक मिनट रुको, तुम्हारा मतलब उस इंसान की राख। तो वो लड़की बोलती हाँ। यंग सोचता है भगवान, और वो बोलता मेरा मतलब उसके बचे हुए शरीर के हिस्से की राख। तो तुम्हें पहले उस इंसान से पूछना नहीं चाहिए जिसकी वो राख है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेने से पहले। ओ हाँ लेकिन अब तो वो जिंदा रहेगी नहीं ना, तो उसकी राख कैसे पूछ सकते हम। तो वो लड़की बोलती मैंने ऑलरेडी उस इंसान से बात कर ली तो चिंता मत करो। यंग बोलता क्या, और आखिर मैं इस पर यकीन कैसे करूं, और साथ ही में तुम दोनों की किस तरह की रिलेशनशिप थी कि उसने इस तरह की रिक्वेस्ट तुमसे की। वो लड़की बोलती मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती हूँ। यंग बोलता तब तो मुझे तुम पर यकीन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लड़की कुछ सोचती और बोलती कि वो इंसान वो एक डीमन बन चुकी है क्योंकि उसकी जो राख थी वो डीमंस ने चुरा ली है, और इमेजिन करो आखिर उसको कैसा लग रहा होगा नहीं। तो इसीलिए हमें उसकी राख को वापस लाना होगा जल्दी से जल्दी, और पक्का करना होगा कि उसका पुनर्जन्म हो। यंग बोलता ठीक है चलो, तो मैं सीधा सीधा तुमसे बोलता हूँ, और तुम ये बोल रही हो कि अगर उसकी राख हमें वापस चाहिए तो हमें डीमन से लड़ना होगा राइट। और वो लड़की बोलती तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास में वो तलवार है। यंग बोलता है कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, और तुमने अभी अभी तो देखा कि डीमंस कितने ज्यादा ताकतवर है नहीं, और ताकतवर डीमंस पे तो मेरी तलवार का कुछ ज्यादा असर भी नहीं होता है। तो अगर जो तुमने कहा है उस हिसाब से मैं चलूँ तो वो जो इंसान है वो भी एक डीमन है राइट, और हमें पता नहीं कि अगर वो इंसान डीमन की साइड ले ले जब उसका पुनर्जन्म हो तो। और यंग मन में सोचा मैं माफी चाहता हूँ मिस एग्जॉसिस्ट, और प्लीज लेकिन मैं यहाँ पर और दूसरे लोगों के काम धंधे में नहीं पड़ सकता हूँ, और मैं तो अभी मेरे सपनों वाले उस इंसान से मिला भी नहीं हूँ। यंग बोलता है कि आखिर मैं कोई इतनी खतरनाक चीज क्यों करूंगा जबकि मुझे इसमें कोई विश्वास ही नहीं है, और आखिर यहाँ पर गारंटी क्या है कि वो जो भूत है वो इंसानों की परवाह करेगी या करेगा। तो वो सामने वाली लड़की कुछ बोलने ही लगती, तभी यंग बोलता है लेकिन ये अजीब बात भी है, और जो डीमन है उसकी राख है, और जो भूत है वो डीमन बन गया इसके कारण, लेकिन क्या हो अगर जो वो भूत हो वो असल में डीमंस की ही टीम में हो। तो वो लड़की बोलती नहीं, और मेरी मदद करो और मेरी मदद करो, और मतलब मुझ पर भरोसा करो। यंग मन में सोचता कि हम दोनों इतना ज्यादा लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते हो कि मैं सारी चीजें इग्नोर करके तुम पर भरोसा करूं। यंग बोलता चलो बोल लेते हैं कि एक बार के लिए मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन क्या तुमने ये पॉसिबिलिटी भी सोची कि वो भूत तुम्हें बेवकूफ बना रहा है शायद, और इसके बारे में ध्यान से सोचो। तो वो लड़की बोलती मुझे बेवकूफ नहीं बना गया है। यंग बोलता है कि तुम इतना पक्का थोड़ी बोल सकते हो यार, और नॉर्मली लोगों को थोड़ी पता होता है जब वो बेवकूफ बन रहे होते, तो क्यों ना तुम एक बार के लिए शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो। तो वो लड़की गुस्सा होती बोलती मैंने कहा कि मुझे बेवकूफ नहीं बनाया गया था। तो यंग भी गुस्सा होते बोलता तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो, और मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है।
वो लड़की बोलती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बार बार मुझे बेवकूफ़ साबित करने पे तुले हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं बेवकूफ़ ही हूँ। यंग बोलता तुम्हें तो पता भी नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो भूत इतने अच्छे से क्या है और क्या नहीं है, और तो इसका मतलब कि कहीं तुम ही तो वो भूत नहीं हो। तो वो लड़की बोलती हाँ मैं ही वो भूत हूँ, और अब तुम खुश। तो यंग बोलता हाँ देखा मैंने बोला ही था तुम भूत, 1 मिनट। और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो लड़की गुस्सा हो रही होती। यंग सोचता है 1 मिनट रुको, आखिर तुमने क्या कहा, तुम वो भूत हो और तुमने गलती से गलत बोल दिया राइट नहीं। और वो मन में सोचता प्लीज बोल दो कि तुमने गलती से ऐसा बोल दिया। तो वो लड़की कुछ बोल नहीं रही होती। यंग मन में सोचता नहीं मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अभी बोलेगी कि हाँ वो भूत है, और वो लड़की बोलती सही कहा। तभी यंग बोलता रुक जाओ, और आगे वो एक गिलास में पानी भर के पीता है और वहां से जाते हुए बोलता मैं सोने जा रहा हूँ। वो लड़की बोलती क्या, और अचानक से क्यों। यंग बोलता है कि ऐसा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं जब उठूंगा तो ये बिल्कुल एक सपने की ही तरह सब खत्म हो जाएगा, और मैं तुम्हारी बाकी की बात अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो चलो और मैं जाकर इस सपने से उठूंगा और गुड बाय। लेकिन तभी जब वो जा रहा होता है तो वो लड़की पीछे से उस पर कूदती है और उसको नीचे गिरा देती है और बोलती है ये कोई सपना नहीं है और इसलिए तुम्हें उठने की भी जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो बात सुनो पूरी। यंग बोलता नहीं, और मुझे जानने दो यार, और अगर ये एक सपना नहीं है तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ये सब हो। वो लड़की बोलती ये चीज़ अलाउड नहीं है। आगे कुछ देर बाद में वो लड़की बोल रही थी कि मैं किसी ऐसे की बेटी थी जो कि एक मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट चलाता था जिसका नाम था ऑर्चिड हॉल, और ये डीमन से लड़ने के लिए बनाया गया था, और मैं तब मर गई थी जब सबसे बड़ी डीमन वॉर शुरू हुई थी। और जब कोई मरता है जो कि भूत बनने वाले होते बाद में वो लोग एक रीइंकार्नेट होकर उनका पुनर्जन्म होता है, लेकिन मेरी जो आत्मा थी वो इधर उधर भटकती रह गई क्योंकि उस ओल्ड ट्री डीमन ने मेरी राख चुरा ली थी और मुझे उन डीमंस के द्वारा बंदी बना के रखा गया था। और वो साथ ही में ओल्ड ट्री डीमन मुझे इंसानों को वश में करके मार के लाने के लिए बोलता था। और यंग बोलता है कि क्या ये किसी तरह का हिडन कैमरा प्रैंक है क्या, जैसे कि कोई हॉन्टेड हाउस स्पेशल या ऐसा कुछ, और अभी तुम बोलोगे कि वो देखो कैमरा और ये एक प्रैंक था। वो लड़की बोलती क्या, और ये हिडन कैमरा प्रैंक क्या होता है। यंग बोलता है कि वेल वो प्रैंक, और आगे वो लड़की बोलती है और ये कैमरा क्या होता है। यंग मन में सोचता नहीं यार, और वो सच में एक ऐसे इंसान की जैसी जो भूतकाल से आई हुई हो, और उसकी जो कहानी है वो सच में और भी ज्यादा मुझे माननी ही पड़ेगी, और मेरे सामने जो इंसान है वो एक भूत है नहीं, वो एक डीमन है, और डीमन भूत दोनों। और आगे वो लड़की बोलती प्लीज मेरी मदद करो, और यहाँ पर और कोई नहीं जो कि यहाँ पर डीमन रियाम और इस दुनिया की बाउंड्री के बीच में जा सकता है। यंग बोलता बात यह है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ अगर हो सके तो, लेकिन जैसा कि तुमने देखा और मैं कितना पावरलेस हूँ, और मुझे पता नहीं कि आखिर ये तलवार भी कब तक मेरी मदद करेगी, और प्लस मैंने अपनी जिंदगी यहाँ पर आके खतरे में डाल दी क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक मैंने उसको ढूंढा नहीं, और मुझे तब तक तो जिंदा रहना होगा ना जब तक मैं उसको ढूंढ ना लूँ एटलीस्ट। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डीमंस मुझे मार डालेंगे इससे पहले कि मैं उसको ढूंढूं। तो वो लड़की कुछ सोच रही होती है और कुछ नहीं बोलती। यंग खड़ा तो बोलता है कि सॉरी और मुझे काम पे जाना होगा और तुम यहीं पर रुको अगर तुम थकी हुई हो तो, और गुड बाय। और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की को ऐसे उदास बैठा देखकर उसको वो रोती हुई पहले वाली डीमन भी याद आती है। और तभी हम देखते हैं कि वो वापस अपना मूड बदल के सामने आ जाता है और बोलता है चलो मुझे बाकी की कहानी भी बताओ, और मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आखिर क्या चल रहा है ताकि मैं मदद कर सकता हूँ। और इसी के साथ में वो लड़की बहुत ज्यादा उसको देखकर खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन का सीन जहाँ पर कि वो ट्रक वाला आता है उस घर के वहां पर और बोलता है क्या तुम जा नहीं रहे हो, और सीरियसली यार तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम आना नहीं चाहते हो और मुझे वापस चले जाना चाहिए। यंग बोलता है कि सॉरी, और वो ट्रक वाला बोलता है तुम सच में मुझे इस तरह से ट्रीट करने वाले हो जबकि मैं जल्दी से यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यंग बोलता मैंने बोला ना मैं सच में माफी चाहता हूँ। और तभी हम देखते कि पीछे से वो लड़की देख रही होती गेट के पास से। ट्रक वाला उसको देखता और बोलता हाँ, और क्या तुमने एक गर्लफ्रेंड बना दी हाँ मेरे किताबी कीड़े दोस्त, और इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते नहीं। यंग बोलता नहीं वो बात नहीं, और अचानक से कुछ काम आ गया था। तभी पीछे से वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो आते बोलता है भगवान तुम अभी भी जिंदा हो। तो एक बार के लिए सन्नाटा छा जाता है। वो ट्रक वाला बोलता है कि वाह, और मैंने अभी भी कुछ डरावना सुना, तुम पक्का करना कि इस बंदे की तुम रिपोर्ट करो पुलिस में, समझे, क्या पता तुम्हें ये मार डाले किसी दिन। ठीक है तो चलो मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। यंग बोलता मैं सच में माफी चाहता हूँ। ट्रक वाला बोलता है कि ठीक है चलो, और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो यहाँ पर आकर भी, और ये सच में मैं इस तरह की ट्रिप को एक तरह से तुम्हारे लिए फ्री में जाने दूंगा बस, और मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो अपनी उस दोस्त के साथ में और भूतों के साथ में भी। यंग बोलता हाँ ठीक है, और वो मन में सोचता मुझे पता नहीं कि आखिर वो बस मुझे ताना मार रहा है या सच में उसका बोलने का यही मतलब है। और आगे वो पीछे वाला जो लैंडलॉर्ड होता है वो बोलता है ओह, और हेलो मिस्टर एग्जॉस्टिस्ट, और क्या आपने उन ऑर्चिड टेम्पल के अंदर जो मॉन्स्टर्स है उनसे निपट लिया, और आप अमेजिंग हो, और मुझे सच में आप पर पूरा भरोसा था और कि आप सारे मॉन्स्टर से इस तरह से निपट लोगे। तो यंग बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम से पीछे मुड़ता और बोलता चलो कुछ भी और अब पैसा दो। वो बुढ़ा आदमी बोलता हाँ आखिर आपका मतलब क्या है।
येंग बोलता है कि मुझे 30 मिलियन वॉन दो जो तुमने मुझे वादा किया था। वो बुढ़ा आदमी बोलता ओह, और जैसा कि आप देख सकते हो मिस्टर एग्जॉर्सिस्ट, और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया था क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था, और आपको पता है ना कि यहाँ के हालात कैसे हैं इस जगह के, और इसीलिए तो आप बस मेरे शुक्रिया बोलने का एक तरह से ये टोकन समझ के रख लीजिए। और वो कुछ 2-4 नोट उसको पकड़ा देता है। येंग बोलता है कि मैं कल के ही दिन यहाँ से जा रहा हूँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता नहीं नहीं रुकिए, और 1 सेकंड रुकिए, और मैं आपको 3 मिलियन वॉन दे दूंगा। मतलब कि तुम ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, उसने 25,000 रुपए का बोला होगा और अब 2500 रुपए देने के लिए मान गया। और आगे वो बोलता प्लस मैं तुम्हारा जो रेंट है वो भी आधा कर दूंगा, नहीं तुम फ्री में रह सकते हो, कैसा रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि येंग को वो पैसा मिल जाता है और बोलता मुझे स्कैम कर लिया गया यार। और मैंने अभी अभी रियलाइज किया है कि अगर कोई बंदा सच में उस घर में अगर रहना भी चाहता तो भी यार कोई भी बंदा इस हॉन्टेड हाउस के लिए इतना पैसा तो नहीं देगा नहीं। और वो लैंडलॉर्ड बोलता तुमने अभी अभी ये रियलाइज किया है। और आगे हम देखते हैं कि येंग बहुत उदास हो जाता है और सोचता कि क्या होगा अगर मुझे, और आगे येंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता कि क्या होगा अगर मुझे उदास बना के मतलब बेवकूफ बना दिया गया है, और मुझे तो बस ये पक्का करना होगा ना कि अब से मैं बेवकूफ ना बनूं। पीछे वो लड़की पूछती क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। येंग बोलता है कि मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो चुकी है। वो लड़की कंफ्यूज हो रही होती है। येंग बोलता है कि वेल वो कोई बात नहीं, और एटलीस्ट अब मैं इन 3 मिलियन वॉन के साथ में कुछ महीने तो निकाल ही लूंगा। वो लड़की बोलती मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। येंग बोलता है कि हाँ वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हम दोनों के ही जनरेशन के बीच में कई सैकड़ों साल का फर्क होगा, और करेंसी और लैंग्वेज वगैरह भी। और येंग मन में सोचा कि अब जब मैं ये बोल दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे दोनों के पीरियड के बीच का टाइम बहुत बड़ा हो चुका है यार, और वो इंसान सैकड़ों साल पहले की है और वो इतने समय तक अकेले ही थी। और तभी येंग कोई फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर कि वो भी अकेला रो रहा होता है, और वो सोचता है उसको कितना अकेलापन खा रहा होगा राइट। तभी हम देखते हैं कि येंग उसके पैरों को देखता है और कुछ चप्पल जैसी चीज उसमें होती नहीं है। येंग बोलता हाँ चलो हमें तुम्हारे लिए कुछ जूते और कपड़े खरीदने चाहिए नहीं, और क्योंकि मुझे अचानक से थोड़ा पैसा भी मिल गया तो चलो। और आगे वो उसको ऑनलाइन शॉपिंग सिखा रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि आखिर ये पिक्चर्स मूव कैसे कर रही है। येंग बोलता है कि इसको एक मॉनिटर बुलाते हैं, और अगर तुम इस बटन को यहाँ पर क्लिक करोगी चूज करके आइटम को, तो जो असली आइटम है वो कल के दिन यहाँ पर इस घर तक पहुंच जाएगी। वो लड़की बोलती है ये सच में पॉसिबल है। येंग बोलता है कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तभी येंग को एक कॉल आता है और बोलता हाँ हेलो डायरेक्टर, और हाँ ठीक है चलो, और डेडलाइन के बारे में वगैरह वगैरह। और तभी वो लड़की वहाँ पर वो अलग अलग ड्रेस देख रही होती है और सब पे क्लिक कर रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉक्स वहाँ पर आ जाते हैं। येंग बोलता क्या, और मैंने इतनी सारी चीजें तो ऑर्डर नहीं की थी, और क्या किसी ने डिलीवरी में मिस्टेक कर दी क्या। वो लड़की बोलती वो मैंने वो सारे प्रेस किए थे। येंग बोलता तुम्हारा मतलब क्या है। वो लड़की बोलती कि मैंने वो सारे बटन्स दबाए थे जैसा कि तुमने मुझे कल सिखाया था, और ये सच में ये चीजें असली में यहाँ पर हमारे पास में पहुंच जाती है। येंग मन में सोता है भगवान, और उसने सच में। और तभी वो सामने अपने मोबाइल को देखता है और हम देखते हैं कि उसके मोबाइल में से बहुत सारा बैलेंस सब उड़ चुका होता है और कुछ 1200 वॉन ही रहते हैं अब। और वो सोता है भगवान मैं गया काम से, मेरे पास अब पैसा नहीं बचा और मैं क्या करूंगा यार, और क्या मुझे सारी चीजें वापस कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, अगर अब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो असल में वही लड़की थी जिसके कारण मुझे पैसा मिला, क्योंकि उसी ने तो उस मॉन्स्टर को मारा है, और मैं उसको उसका खुद का पैसा खर्च करने के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार, और मैं इस तरह से भूखा रहकर मर भी तो नहीं सकता हूँ। वो लड़की बोलती क्या इन कपड़ों को तुम ऐसे पहनते हो। येंग बोलता क्या, और तब वो पीछे मुड़ता और वो लड़की बोलती कि ये पहली बार है जब मैंने ऐसे कोई कपड़े पहने। और येंग वो देखकर बोलता कि वाह। वो लड़की बोलती क्या ये अजीब है। येंग बोलता नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कुछ ज्यादा ही अच्छे यार। और वो सोचता चलो मुझे रिफंड के बारे में भूल जाना चाहिए, और अगर मैं कुछ दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। और मुझे उन लोगों से जलन होती है यार जो कुछ भी पहने लेकिन वो कूल दिखते हैं। और तभी वो एक बॉक्स उठा रहा होता सोचता हूँ, और कपड़ों के बॉक्स के हिसाब से इस बॉक्स का वजन कुछ ज्यादा ही है। वो लड़की बोलती वो, और जल्दी से करो उसको खोलो और इसके अंदर राख है। येंग बोलता क्या, और आगे वो लड़की उसको खोलने लगती है और बोलती कि मैं ये दूर से ही महसूस कर सकती हूँ, जब मैंने पिक्चर में भी देखा था, और यहाँ पर इस मटके के बारे में कुछ तो था, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे नसीब में है। येंग मन में सोचता कि ओए, और तुम मॉनिटर से कभी कुछ सेंस नहीं कर सकती हो, और तुम ऐसी सस्पिशियस चीजें इंटरनेट से मत खरीदो यार। वो लड़की बोलती मुझे पता था, और जरा ये देखो ये एक बहुत ज्यादा अनयूजुअल है राइट। येंग मन में सोचता कि देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे श्राप लगेगा इस मटके को खोलने पे। वो लड़की बोलती है कि इसके अंदर जरूर कोई इंपॉर्टेंट क्लू होगा। येंग बोलता नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और वो सोचता है ये एक इलीगल चीज है यार, ऐसी चीज को कोई ऑनलाइन खरीदना बेचना मना है। और तभी येंग बोलता है कि ये खाली मटका है तो चलो इसको तुरंत रिटर्न कर देते हैं, और वो उस मटके को लेने ही वाला होता है। तभी वो लड़की उससे उसको ले लेती है और बाद में उसको खोलने लगती है, लेकिन येंग जब वापस वो मटके के पास में वो लेने पहुंचता है तो लड़की उससे हाथ दूर कर लेती है, और येंग बोलता मुझे दो ये, और उनके हाथ से वो मटके जैसी चीज छूट जाती है और नीचे गिर जाती है, और बहुत सारे उसमें से राख भी गिरती है, लेकिन एक उसमें से कोई छोटी सी गुड़िया जैसी चीज निकलती है। वो लोग बोलते क्या, आखिर ये क्या चीज है। तभी हम कहीं और का सीन देखते हैं, उसी पड़ोस में
जहाँ पर कि एक बूढ़ी औरत के घर की बेल बज रही होती है। वो औरत बोलती रुको रुको मैं आ रही हूँ। और हे भगवान, वो लोग बस डोरबेल बजा तो सकते हैं और इतनी सुबह सुबह इतनी बार घंटी कौन बजाता है। और तभी वो बोलती कि आखिर कौन है। और जब वो सामने देखती है तो हम देखते हैं कि किसी तरह की आवाज आती है और कहीं पर हम और दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक आदमी बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ यार, और कौन है जो इतना दरवाजा पीट रहा है। और जब वो दरवाजा खोलता है वो बोलता है यहाँ पर तो कोई नहीं है। और ये सारी चीजें हमें बाद में आगे के चैप्टर्स में पता चलेगी ये क्या हो रहा है। अभी हम वापस हमारे मेन कैरेक्टर के पास चलते। वो सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है यार, और ये कोई गुड़िया है क्या। और वो उसको उठा के हाथ में पकड़ता है तो वो गुड़िया थोड़ी सी उसको गर्म महसूस होती है और वो एकदम से डर जाता है और उसको छोड़ देता है और बोलता है एक मिनट, ये जिंदा है और इसका मतलब, और मैं अपने चश्मे के बिना भी ये बोल सकता हूँ कि तुम्हें पता है ये क्या है, और तुम्हें पता है ये क्या है, ये अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। ये मतलब डीमन को बस ऐसा बोल रहा है तुम्हें पता है ये क्या है ऐसा। और वो बोलता है कि आखिर इस मटके में ये क्या था। तभी पीछे से वो लड़की बोलती है हाँ ये एक डीमन है। ये एक बोलता है यार जोर से मत चिल्लाओ, और मैं इस चीज को बोलने को कितना अवॉइड कर रहा था इतनी देर से। और आगे वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये मरा हुआ है, और क्या ये बेहोश हो चुका है। यंग वो देखता है और बोलता है कि क्या ये डीमन, क्या ये भी यहाँ पर तुम्हें अगवा करने के लिए है। और वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मुझे अपनी तलवार से इसको मारना होगा, और इतने छोटे और कमजोर दिखने वाले डीमन को। तो वो लड़की बोलती है कि ये डीमन मेरे पीछे नहीं है, और वहां पर वो जो है वो इस डीमन को एक खतरे की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो पपी होता है वो चुपचाप वहां पर बैठा होता है और पूंछ हिला रहा होता है। यंग बोलता है क्या ये पपी, तो वो लड़की बोलती है हाँ सही कहा, और ये वही डॉग है गार्डियन डेटी जिसको हमने कल देखा था। यंग बोलता है लेकिन वो तो वापस एक स्टेचू बन गया था राइट। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में वो बोलती है कि मुझे जब मैंने दूसरे दिन देखा तो वो उसके अंदर से बाहर आ चुका था, और लगता है कि जो डेटी है वो इस स्टेचू से बाहर आ सकते क्योंकि अभी उसकी जो बॉडी है एक डीमन की बन चुकी है, और जो डेटी था वो गार्डियन था इस ऑर्चिड हॉल का। और ये डेटी बाहर से आने वाली सारी एनर्जी वगैरह को भी रोक लेती थी और अंदर से भी बाहर जाने से रोकती थी। और ये फैक्ट कि ये छोटा जो पपी है ये भौंक नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि ये डीमन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। यंग सोचता है कि ये बात सच है, लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन तो वो लड़की बोलती है कि ये कारण कि ग्यूम गुआन वो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मैंने तुम्हें बताया डेटी मेरी एनर्जी को बचा रहा है, और उसको उसी ऑल्ट्री डीमन की बात याद आती कि तुम्हारी एनर्जी को छुपाया नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। और आगे यंग बोलता है कि आखिर ये ग्यूम गुआन तुम्हें खाना क्यों चाहता है। तो वो लड़की बोलती है ग्यूम गुआन वो दूसरे लोगों की मेमोरीज और एबिलिटीज को ऑब्जर्व कर सकता है जब वो उनको खाता है, किसी भी डीमन या इंसान को, और इसीलिए मुझे इंसानों को कैप्चर करने का इंचार्ज बनाया गया था कि मैं उनको सीड्यूस करूं और इनको ग्यूम गुआन को दे दूं। और आगे वो सोचती कि अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये अजीब है नहीं, और वो इसी तरह से मेरा इस्तेमाल करता रह सकता था इंसानों को पकड़ के खाने के लिए, तो आखिर ग्यूम गुआन ऐसा क्यों चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। और तभी यंग बोलता मिस एग्जॉर्सिस्ट, तो वो लड़की बोलती हाँ सॉरी, और यंग बोलता कि ओ मैं कुछ बोलना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से वो तुम्हारे राग ढूंढ पाए ताकि तुम वापस आजाद बन सको एकदम तुम्हारा पुनर्जन्म होके। तो वो लड़की कुछ सोचती है और बोलती है कि आखिर तुम कब तक मुझे मिस एग्जॉर्सिस्ट बुलाते रहोगे। यंग बोलता है कि हाँ सही कहा, और ये सब एक गलत फहमी थी राइट, तो आखिर मुझे तुम्हें अब क्या बुलाना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है कि सोचियोन। यंग बोलता क्या, वो लड़की बोलती मेरा नाम सोचियोन है और तुम मुझे यही बुला सकते हो। और उसका चेहरा देखकर यंग की धड़कनें तेज हो जाती है। यंग बोलता हाँ ठीक है, तो मेरा नाम जैसिन यंग है। और वो सोचता है कि ये अजीब बात है नहीं, और मुझे थोड़ी बहुत शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं कि साइड में जो गुड़िया जैसी चीज होती है वो थोड़ी बहुत हिलती है। यंग बोलता हाँ, और वो बोलता है लगता है कि ये डीमन जाग चुका है। और बोलता क्या हेलो तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो हम देखते कि वो डीमन आंखें खोलता और बोलता है एक इंसान, और तभी वो अपनी जगह से कूदता है और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यंग उसको देखता है और अभी वो एक गुड़िया जैसा लग रहा होता है, और वो सोचता है क्या, और डीमन एक डॉल में बदल गया। यंग बोलता है और ये बोलने के लिए तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी अपना रूप बदलने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो जो गुड़िया जैसा बना हुआ डीमन होता है वो सोचता है कि हाँ, और एकदम से वो असली रूप में आता है और बोलता तो लगता है कि अब एक ही चीज बची है करने के लिए। और वो 2 बंदूक निकालता है और बोलता अब ये खाओ, और गोली चला देता है। उसकी गोली जाकर यंग के सिर पर लगती है और वो गोली उछल जाती है। यंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आउच, और उससे दर्द हुआ यार। और तभी हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि दरवाजा कोई बहुत पीट रहा होता है, और एक लड़की आते बोलती है आखिर कौन है और मैं आ रही हूँ, और आखिर तुमने इतने ज्यादा दरवाजे पर क्यों मारा यार जब तुम बेल बजा सकते थे। और तभी वो सामने देखती है और एक अजीब सा आदमी होता है। वो बोलती है डैड, और आखिर आप कहाँ पर थे, और मुझे तो लगा था कि आप मुझे पीछे छोड़कर कहीं गायब हो गए। और उसका डैड तुम क्लियरली देख सकते हो कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। दूर से कोई बहुत ज्यादा कूल दिखने वाला बंदा ये देख रहा होता है क्योंकि वो दिखने में कूल है इसलिए। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में किसी तरह का एक मोती जैसा होता है और वो उसको तोड़ देता है, और उस मोती के टूटते ही उसका जो डैड होता है वो एकदम से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है जैसे किसी तरह की डेड बॉडी की तरह। वो लड़की बोलती डैड आखिर क्या हुआ, और होश में आई है डैड।
और हम देखते कि वो कूल दिखने वाला बंदा वहां से मुड़ के चला जाता है बिजली के तार पे चलते हुए। और आगे हमें एक बहुत पुरानी चाइना में चलने वाली किसी कहानी के बारे में बताया जाता है कि एक समय के दौरान एक स्टूडेंट ग्यो, जो कि एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा था गांव में, विलेज में, पहाड़ों के बीच में। लेकिन एक दिन वो बिना किसी सुराग के गायब हो गया क्योंकि एक फॉक्स फायर ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया था जब वो घर पे वापस आ रहा था। और जो गांव वाले लोग थे उन्होंने पूरे पहाड़ को सर्च कर दिया उस स्टूडेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको एक सुराग तक नहीं मिला। कुछ दिनों बाद में जो वो ग्यो था वो अपने खुद से अपने घर पे आ गया। उसका जो परिवार था वो बहुत ज्यादा खुश था कि वो वापस आ गया, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था जब उनको ऐसा महसूस हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो ग्यो था वो ना ही मुस्कुराता था ना ही पहले की तरह बात करता था, और ये बिल्कुल ऐसा जैसे कि वो अपने पहले वाला जो था उसका बस एक शेल है, ऊपर का खोखला हिस्सा। और उसकी चिंता करते हुए परिवार ने एक सेज को बुलाया उसको देखने के लिए। तो वो सेज ने उनको एक्सप्लेन किया और कहा कि उसको क्या कभी किसी लोमड़ी ने फॉक्स फायर का इस्तेमाल करके अपने वश में किया है क्या, और जो उसकी आत्मा है उसको खा लिया गया एक लोमड़ी के द्वारा। आत्मा यहाँ पर उसके शरीर में नहीं है, इसीलिए ये इंसान भले जिंदा हो लेकिन वो एक मुर्दा से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। और हम देखते हैं कि अभी वो उस लड़की का पिता भी वैसा ही होता है। वो लड़की बोलती कि पिताजी और क्या आप काम पर नहीं जा रहे हो, तो वो पिता को जवाब नहीं देते। आगे वो लड़की बोलती तो आखिर आप कुछ खाना चाहते हो, और आखिर आप क्या खाना चाहोगे, तो उसके पिता कुछ नहीं बोल रहे थे। वो लड़की रोते हुए बोलती है आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है डैड। अभी हम देखते हैं कि अब जो वो छोटी सी डॉल होती है वो वहां पर यांग से लड़ रही होती है, और वो यांग पर और गोली चलाने के लिए तैयार होती है। यांग के सिर पर वो पहले वाली गोली से चोट लगी होती है और बोलता है ओए बच्चे, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन क्यों ना तुम बात करके इस चीज को निकालो और बाद में मुझे गुस्सा दिलाने की जगह। और अभी तुम जरूर बहुत ज्यादा शौक में होगी राइट, और क्योंकि लेकिन मुझे भी कोई आइडिया नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो बोलती है कि ओए मेरे और करीब आने की कोशिश मत करना, और वो 2 बंदूकें निकालती है और वहां पर चलाने लगती है। यंग अपना हाथ सामने लाता है और बोलता आओ ये चुभ रहा है यार, हटो रुको। तो वो लड़की उसकी तरफ आते हुए और गोलियां चलाई जा रही होती है। वो डीमन बोलती है कि 1 मिनट, और उसको ये गोलियों से ज्यादा असर नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और तभी वो अपने पर्स में से एक बहुत बड़ी सी शॉटगन टाइप निकालती जो तोप जैसी दिख रही होती है। यंग बोलता है एक तोप, और आखिर ये तोप आई कहाँ से उसके पास में। और वो डॉल एक तोप चलाती है, और तभी हम देखते हैं वो तोप का गोला वहां पर उसके मॉनिटर की तरफ जा रहा होता है। यंग चिल्लाता है कंप्यूटर नहीं यार, और तभी वो अपना सिर उस गोली के सामने ला देता है। तो जो वो सोचियोन होती है वो एकदम से अपने वो सुई निकालती है और उसको तलवार की तरफ बना के उस गोली को साइड में कर देती है। वो गोली जाकर ऊपर दीवार में लग जाती है छत पे। सोचियोन बोलती तुम बेवकूफ, और आखिर तुम इतनी खतरनाक चीज के सामने कैसे कूद सकते हो, और तुम फिर भी मारे जाते, तुम्हें पता है अगर ऐसे तुम्हारे सिर पर वो गोली लगती। यंग बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर ये कंप्यूटर को लग जाती तो। सोचियोन बोलती तुम ऑलमोस्ट उसके कारण मारे जाते। और सामने वाली जो वो डॉल होती है वो मन में सोचती कि उस तलवार के अंदर से जो एनर्जी आ रही वो तो डेमोनिक एनर्जी है राइट। और आगे यंग बोलता है कि मैं मारा जाऊंगा अगर मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, समझी, और मैं भूख से मारा जाऊंगा अगर मैं काम नहीं कर पाया। तो वो डीमन बोलती 1 मिनट रुको, और तुम दोनों जो तभी जो छत पे गोली लगी होती है वो वापस नीचे गिरती है और उसके सिर पे आग लगती है। एंड दिस इज कर्मा। वो दोनों उधर देखते और वो लोग बोलते अरे ये डीमन तो बेहोश हो गई। यंग बोलता है ये बहुत अच्छा, चलो इस डीमन को वापस उस मटके में बंद करते और रिटर्न कर देते। सोचियोन बोलती क्या रिटर्न, और आखिर हम वो कैसे करते। यंग मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डीमंस के साथ में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और ऐसे चलता रहा तो मुझे भविष्य में डीमन से लड़ना पड़ेगा, और ये एक प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई गारंटी है कि मैं उनसे लड़ने के बाद में जिंदा बचूंगा, लेकिन फिर भी अभी वो उस लड़की के बारे में वापस सोचता है। और तभी उसके दरवाजे पर बहुत बार जैसे कोई खटखटा रहा होता है। यंग बाहर निकलता और बोलता कौन, और तभी बोलता हाँ आखिर क्या हुआ। तो वो वही लैंडलॉर्ड होता और बोलता ओह और मिस्टर एग्जॉर्सिस्ट, और आप घर पर ही थे, और मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि आप घर पे नहीं होंगे क्योंकि मैंने इतनी बार डोरबेल बजाई फिर भी आप बाहर नहीं आए। यंग बोलता है कि मैंने तो कोई डोरबेल नहीं सुनी। तो वो लैंडलॉर्ड बोलता है कि कितनी अजीब बात है, और शायद ये बहुत पुराना होने के कारण टूट गया होगा। यंग बोलता तब तो तुम्हें ये फिक्स करवाना चाहिए राइट। तो वो लैंडलॉर्ड बोलता है मिस्टर एग्जॉस्टिस्ट, और चलो मैं फालतू की बातें साइड में करता हूँ और सीधी बात करता हूँ। यंग मन में सोता उसने वापस मुझे इग्नोर किया, और लगता है कि उसकी वो आदत बदल लेने वाली है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता मुझे लगता है कि इस शहर में एक डीमन है। तो तभी यंग बोलता क्या, और पीछे वो लड़की ये सब सुन रही होती है। यंग बोलता आखिर तुम ऐसा क्यों सोचोगे यार, और तुमने तो कहा था ना कि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में कोई डीमंस वगैरह नहीं है। और यंग मन में सोचता कि आखिर मुझे ऐसा बुरा क्यों लग रहा है, भले मैं डीमन नहीं हूँ फिर भी। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि वेल जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कुछ चल रहा है, और लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई उनके फ्रंट डोर को बहुत ज्यादा जोर से खटखटाता है, लेकिन जब वो लोग बाहर निकलते तो वहां पर कोई नहीं होता है। यंग बोलता है शायद किसी ने गलती से नॉक किया होगा गलत घर पे और चला गया होगा। तो बुढ़ा आदमी बोलता मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन किसी ने योजिन के घर पर नॉक किया, और जब उसने देखा
तो उसको उसके पिता मिले जो कि पिछले कई दिनों से गायब हो चुके थे और वापस नहीं आए थे। यंग बोलता हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता क्या तुमने फॉक्स फायर के बारे में कभी सुना है। यंग बोलता है फॉक्स फायर मुझे तो कुछ नहीं पता। आगे वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ये एक पुरानी कहानी है हमारे यहाँ पर जो सुनाई जाती है, और ये कहानी है उस बारे में कि किस तरह से जो लोग फॉक्स फायर को फॉलो करते हैं उसके वश में आ जाते हैं और बाद में उनकी बस बॉडी ही बचती है, आत्मा खा जाती है वो फॉक्स। और अभी जो देखा जाए तो जो यूजोंग के पिता है जो वापस आए उनके सेम सिम्टम्स है उस कहानी के अनुसार, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से अब मर चुके हैं अंदर से। येंग मन में सोचता है कि वो ऐसे वापस आए जैसे उसकी आत्मा खा चुका है। आगे येंग को वो बुढ़ा आदमी बता रहा होता है कि किसी ने एक दिन कुछ अजीब सा देखा था जिस दिन वो यूजियोंग के पिता गायब हुए थे। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है और आखिर तुम आधी रात को पहाड़ की तरफ क्यों जा रहे हो, और एक मिनट आखिर वो ब्लू कलर की लाइट क्या है, और एटलीस्ट मुझे जवाब तो दो तुम कहाँ जा रहे हो। और आगे वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जिस तरह से वो उस ब्लू लाइट को फॉलो कर रहा था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उसको उस ब्लू लाइट के वश में कर दिया गया हो, और जैसे कि जो इंसान फॉक्स फायर के द्वारा अगर वश में कर दिया जाए पुरानी कहानियों के अनुसार तो बिल्कुल वैसा ही होता था। आगे वो औरत बोलती मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और हे भगवान सियोंग आखिर तुम थे कहाँ पर, और एक मिनट अचानक से तुम्हें क्या हो गया और तुम ठीक तो हो ना। और हम देखते हैं कि वो जो कूल दिखने वाला बंदा होता है चश्मे वाला वो अभी भी ये सब देख रहा होता है, और वो एक और वो मोती तोड़ देता है और आगे वो वहां से जा रहा होता है। और वो बुढ़ा आदमी आगे बता रहा होता है कि मिस्टर एग्जॉर्सिस्ट, और ये ऑब्वियस है कि जो यूजियोंग के पिता है उसकी आत्मा उससे छीन ली गई है और उसको एक फॉक्स ने पूरी तरह से वश में कर लिया है। यंग बोलता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर तुम कब से ये पुरानी कहानियों पे इतना यकीन करने लग गए, और मुझे नहीं लगता है कि तुम जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो ऐसे थे। तो वो लैंडलॉर्ड बोलता है कि कम ऑन यार, और यहाँ पर इस पुरानी कहानी से बहुत ज्यादा चीजें मिलती जुलती है नहीं। यंग बोलता है मेरी बात सुनो, मुझे तो वो पैसा भी नहीं मिला जो तुमने मुझसे वादा किया था, तो आखिर तुम बार बार ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार, और मैं इस टाउन को छोड़कर जाने वाला था जब मैं एक बार ये पता कर लेता कि आखिर वो राख कहाँ पर हो सकती है, लेकिन चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रही है। वो बुढ़ा आदमी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास में और कोई नहीं है ना जिस पे हम भरोसा कर सकते, और प्लीज मुझ पे ये एक एहसान कर दो। यंग आगे कुछ सोच रहा होता है और आगे वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि यूजोंग के इकलौता परिवार उसके पिता ही है, तो इसलिए मुझे चिंता हो रही जब उसकी ऐसी हालत है, और आखिर वो बच्ची उसकी क्या हालत होगी जब उसके पिता ऐसे है। तो यंग ये सुनता और थोड़ा इमोशनल होता है, और आगे वो बुढ़ा आदमी बोलता है आप उसकी मदद करने वाले हो राइट। यंग बोलता है कि अरे, वो बुढ़ा आदमी बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है, और यहाँ पर ये रखो ये यूजियोंग का एड्रेस है। यंग बोलता है क्या, और एक मिनट मैंने ऐसा बोला थोड़ी कि मैं मदद करूंगा। तो बुढ़ा आदमी वहां से भाग जाता और बोलता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यंग वो एड्रेस देखता और बोलता है अरे यार। सोचन बोलती क्या तुम उसके घर पे जाने वाले हो। यंग बोलता क्या मैं नहीं। सोचन बोलती लेकिन सुन के तो लग रहा था जैसे उसको मदद की जरूरत है। यंग बोलता कि आखिर उसका मुझसे क्या लेना देना है, और मुझे यहाँ पर खुद के लिए काम भी तो करना है, और मुझे पैसे कमा के सर्वाइव करना होगा, और मैं तो कोई ऐसा भी नहीं जो उसकी मदद कर सकता हूँ, और मैं हूँ जिसको मदद की जरूरत है यार। और सोचन उसको देख रही होती है, और तभी यंग बोलता है लेकिन अब जब मैं इसके बारे में देखता हूँ तो एक बार सिचुएशन का पता करने में कोई बुराई नहीं है नहीं, और मैं इसको एक छोटी सी वॉक की तरह ट्रीट करूंगा, और लगता है कि मुझे जस्ट इन केस वो तलवार को भी ले ही लेना चाहिए। और आखिर वो तलवार कहाँ पर है, और वो पीछे मुड़ने ही वाला होता है तो हम देखते हैं कि तलवार एकदम से उसके पास में आकर उसके पैर के पास में ही गिरती है और सड़क में धंस जाती है। येंग वो देखकर थोड़ा कांप जाता है और बोलता है चलो बाद में मिलता हूँ, और ये जो चीजें ये किसी दिन मेरे दिल के आर पार निकल जाएगी यार। सोचन बोलते रुको मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आती हूँ। और जैसे वो अपने घर से एक कदम बाहर रखती है तो हम देखते हैं कि वो गार्डियन डेटी का जो सुरक्षा कवच होता है वो हमें दिखता है चमकता हुआ। येंग पीछे मुड़ता है और तभी हम देखते हैं कि कहीं वो कूल सा चश्मे वाला बंदा उसको भी ये चीज महसूस होती है। अभी हम देखते हैं कि सोचन वहां पर खड़ी होती है। येंग बोलता है आखिर चल क्या रहा है, और सोचन पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि वो गार्डियन डेटी ने उसका एक पैर पकड़ के रखा होता है और उसको अंदर की तरफ खींच रहा होता है। सोचन वापस अंदर चली जाती है और सोचती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो सोचती है कि मेरी डेमोनिक एनर्जी को छुपाया नहीं जा सकता जैसा कि ओल्ड ट्री डीमन ने कहा था। और तभी वो उस पपी को देखती है और वो बोलती है क्या ये जो बैरियर था ये यहाँ पर मुझे ये बचाने के लिए, इस जगह की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और वो कुछ बोल नहीं रही होती। यंग बोलता तुम यहीं पर रुको, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। सोचन बोलती लेकिन। यंग बोलता चिंता मत करो यार, और मैं बस जाके देख के तो आ रहा हूँ, और प्लस मेरे पास में मेरा ये डरावना दोस्त भी तो है, लेकिन भले ये मेरी बात कभी भी सुनता नहीं है। वो तलवार की बात कर रहा है और वो बोलता है चलो बाद में मिलता हूँ। ऐसा बोल के यंग वहां से निकल जाता है, और वो सोच रहा था कि यार ये बिल्कुल भी नॉर्मल मैं जैसा करता हूँ वैसा नहीं है, और आखिर मैं ऐसी चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो रहा जिनका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है यार, और मैं अपने सपनों वाली उस औरत से भी नहीं मिल पाऊंगा अगर मैं ऐसा काम करके मारा गया, और क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, आखिरकार ये मेरी प्रॉब्लम है भी तो नहीं। और तभी वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर कि वो सोचन उससे मदद मांग रही होती है, और वो सोचता है कि यार, और वापस यही क्लीशे स्टोरी जहाँ पर कि वो मोटिवेटेड हो जाता है वापस
और मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी, मुझे इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बैड होता है आगे चल के, इसलिए पसंद है। शुरू में तो तुम्हें लगेगा बहुत कमजोर है वगैरह। यंग भी एक फ्लैशबैक याद करता जहाँ पर कि वो बच्चा होता और मदद मांग रहा होता कि कोई बचाओ, और डायरेक्टर आप भी मर गए और कोई तो बचाओ, और वो रोते हुए कहीं पर भाग रहा होता है। यंग मन में सोचता अगर मैं यह नहीं करूंगा तो किसी दूसरे की भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। और इसी के साथ में वो अपने चश्मे को वापस पहनता और वो तलवार को साथ में लेकर सोचता है कि अगर भले क्या हो फर्क पड़ता है कि अगर ये मेरे जैसे हालत ना हो और मैं बस भागता भी तो रह सकता हूँ, राइट। और इसी के साथ में वो आगे बढ़ रहा होता है। आगे हम कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई उस लैंडलॉर्ड को पूछता है कि एक्सक्यूज मी। लैंडलॉर्ड बोलता है हाँ तुम कौन हो। तो एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लैंडलॉर्ड बोलता है क्या। तो वो मन में सोचता है भगवान ये तो वो बंदा है जिसकी एक आंख का कलर अलग होता है। वो बोलता है कि क्या यहाँ पर इस अड़ोस पड़ोस में कोई अजीब सी चीज़ें हो रही है क्या। वो लैंडलॉर्ड मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे की आंखों का कलर अलग अलग क्यों है, और ये तो एक बुरी निशानी है। आगे वो बंदा बोलता है जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसी आग जो रात को हवा में उड़ रही होती है, और क्या तुमने कभी भी ऐसा कुछ देखा या सुना है। तो वो लैंडलॉर्ड के चेहरे का कलर उतर जाता है। आगे वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा होता है और अपने जैकेट में से कोई कार्ड निकाल रहा होता है। लैंडलॉर्ड मन में सोचता है कि क्या उसको ये चीज़ का पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर आया है। और वो लैंडलॉर्ड बोलता है तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे आके। तो वो बंदा कार्ड निकालते हुए बोलता है कि ये रहा मेरा कार्ड, और उसका कार्ड अचानक से ही मतलब बनता है आग से तुरंत। वो बंदा वो देखते हुए बोलता है एक मिनट ये एक जर्नलिस्ट है और मैं तो गया काम से। बोलता नहीं नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं और मैं यहाँ पर कुछ नहीं जानता ऐसा कुछ। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ सही कहा, और लेकिन तुम्हारे रिएक्शन को देख के तो कुछ अलग ही लग रहा है। लैंडलॉर्ड बोलता मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं पता है। वो बंदा बोलता है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना है, क्या तुमने ये देखा है। तो वो लैंडलॉर्ड बहुत सारी चीज़ें उस पर फेंक रहा होता है और बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं पुलिस को बुलाऊंगा अगर तुम गए नहीं तो। वो बंदा बोलता है ओ कम ऑन सर, और प्लीज़ ऐसे मत बनो, और क्यों ना तुम मेरे साथ में। तो तभी उसके मुंह पर एक प्लेट आकर लगती है और बाद में दरवाज़ा बंद कर देता है लैंडलॉर्ड। हम कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उस लड़की के घर की घंटी बजती है और वहाँ पर यंग होता है। वो लड़की बोलती है आखिर तुम कौन हो। यंग बोलता है कि जो रियल एस्टेट एजेंट है उसने मुझे तुम्हारी सिचुएशन बताई और क्या मैं तुम्हारे डैड को देख सकता हूँ एक पल के लिए। वो लड़की बोलती है अंदर आ जाओ। यंग बोलता थैंक्स, और वो मन में सोचता है कि लगता तो नहीं है कि यहाँ पर इस जगह के आसपास में कोई खतरे वाली चीज़ है। और तभी वो लड़की बोलती डैड एक मेहमान आया आपसे मिलने। और यंग सामने देखता है तो उसको एक बहुत ही डरावनी सी गुड़िया जैसी कोई चीज़ दिख रही होती है जो या तो भूत होता है या पता नहीं क्या, तुम भी देख ही सकते हो। यंग वो देखकर इतना डर जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की बोलती क्या हुआ। यंग बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो मन में सोचता आखिर ये क्या चीज़ है यार, और मतलब उसके चश्मे के कारण उसको इसका असली रूप दिख रहा है। वो अपना चश्मा नीचे करता है तो उसको वो लड़की का डैड दिख रहा होता है और सोचता आखिर ये क्या, ये एक डीमन है क्या। और आखिर डीमन के लिए देखा जाए तो ये थोड़ा सा। वो लड़की बोलती है एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर क्या मेरे डैड के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। यंग बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो मन में सोचता है कि मैं उसको ये बता नहीं सकता कि वो मुझे एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है, और आखिर में क्या करूँ और क्या मुझे घर पे जाकर सोचियोन से मदद मांगनी चाहिए। यंग बोलता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारे डैड के अभी की सिचुएशन के बारे में बता सकते हो, कंडीशन वगैरह क्या है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, और वो बिल्कुल भी बात नहीं करते और वो बस पूरा दिन इधर बैठे ही रहते। और यंग मन में सोचता क्या वो पूरा दिन ऐसे बैठा रहता और हिलता भी नहीं है। और तभी वो बंदे की आंखें इधर घूमती और यंग की तलवार को देख रही होती। यंग बोलता चलो मैं घर पे जाता हूँ और कुछ सवाल जवाब करके वापस आता हूँ। और तभी वो डैड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यंग बोलता है कि हाँ, और हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से यंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है ऐसा लगता है। तो यंग दोनों हाथ सामने लाता है और डर जाता है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी वहां से भाग जाता है। वो लड़की बोलती डैड, और आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। और वो लड़की बोलती मिस्टर, और आखिर डैड इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हैं। यंग बोलता है कि मुझे भी ठीक से पता नहीं है यार ये क्या चल रहा है। और आगे वो लड़की बोलती है कि मेरे जो डैड है वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब बीमार वगैरह तो नहीं है ना वो कुछ। तो यंग उसकी शक्ल देखता है जो रोने जैसी हो रही होती है। तो यंग बोलता है चिंता मत करो, ये कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं होगी और मैं उसको वापस लेकर आऊँगा तो तुम यहीं पर रुकना, ठीक है। और वो मन में सोचता डैम इट यार, और यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि ये बहुत बुरा है और मैंने अभी तक चीज़ें खुद के लिए भी ठीक से पता नहीं की, और ये रिडिक्यूलस है कि मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। और चलो, लेकिन आखिर वो चला कहाँ गया। और तभी वो ऊपर देखता है तो वो डीमन भाग रहा होता है। यंग बोलता है वो वहाँ पर है। और तभी बोलता है एक मिनट रुको, और मुझे पता नहीं कि आखिर तुम्हें किस तरह की गलत फहमी है, लेकिन चलो बात करके एक तरह से सॉल्व करते हैं ना। और कमॉन, तुम्हारी बेटी जो कि घर पे इंतजार कर रही तुम्हारा, वो तो ऐसा डिजर्व नहीं करती है। तो भी वो डीमन बिना सुने भागे जा रहा होता है। यंग बोलता है कि आखिर मैं उसको पकड़ूं कैसे जब वो यहाँ पर छत पे भाग रहा है यार। तो तभी उसके हाथ की जो तलवार होती है वो वापस हवा में उड़ने लगती है और उस बंदे की तरफ बढ़ती है। यंग मन में सोचता है कि नहीं यार, और वो लड़की वो रोने लगेगी और वो बोलता रुक जाओ, और वो जोर से चिल्लाता कि मैंने कहा कि वहीं पर रुक जाओ। तो वो तलवार जो उस गुड़िया के सिर के आर पर निकलने ही वाली होती है वो उसको लगने से पहले रुक जाती है। यंग बोलता है कि हाँ, वो रुक गया। और तभी वो तलवार उसके सिर के ऊपर की तरफ जाती है और एकदम से उसकी पीठ पे गिर के नीचे हो जाती है और बहुत ज्यादा भारी वजन के साथ में वो गुड़िया नीचे गिरती है।
या फिर तुम उसको बोल सकते हो डीमन, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं। यंग मन में सोचता है कि वो तलवार मेरी बात सुन रही है और इसने बस ऐसे हमला नहीं किया, और वेल किसे फर्क पड़ता है। और तभी वो बोलता है मैंने इसको पकड़ लिया, और वो डीमन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यंग बोलता है कि ओए क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, और मैं सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम्हारी जो बेटी है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तभी वो डीमन पीछे मुड़ता है। यंग बोलता है हाँ क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, और चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो डीमन एकदम से यंग का मुंह खाने लग जाता है, एकदम से उसकी गर्दन लंबी करके। और यंग बोलता है कि एक मिनट ये क्या चल रहा है, और प्लीज ये मत करो मिस्टर। और तभी अंदर हम देखते हैं कि उस मिस्टर की जीप भी यंग को अंदर खींचने लगती है। यंग बोलता है मैंने कहा रुक जाओ यार, और वो सोचता है क्या वो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि जब वो डीमन उसको निगलने की कोशिश कर रहा होता है तो यंग के हाथ पर जो टैटू होते हैं वो चमकने लगते हैं, और एकदम से वो डीमन वो थोड़ा सा फूलने लगता है। तुम लोग बोल सकते हो एक गुब्बारा जो फटने से पहले फूलता है और उसके बाद में वो गुब्बारे की तरफ फट भी जाता है। आगे हम देखते हैं कि यंग नीचे गिरता है और बोलता है एक मिनट, और मेरे हाथ पर जो ये मार्किंग्स है ये इतना दर्द क्यों हो रहा था। और तभी वो सामने देखता है तो बोलता है आखिर ये क्या यार, और क्या मैंने सच में उस इंसान के साथ में ये कर दिया। और तभी वो बोलता है मैंने उसको मार दिया। और तभी पीछे से कोई आवाज़ें आ रही होती कि तुमने भी ये बात सुनी राइट, और मैंने किसी चीज़ के फटने की आवाज़ सुनी। और कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, वो लोग बोलते हैं आखिर ये यंग मैन कौन है, और मैंने तो उसको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। और एक बंदा बोलता हाँ, और मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर कल के दिन वापस घर पे आए थे, और आखिर तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। यंग मन में सोचता नहीं यार अगर लोगों को पता चल गया तो। और जब वो पीछे मुड़ता है तो लोग बात कर रहे थे कि आखिर वो यंग मैन यहाँ पर सड़क पे क्यों बैठा है। और हम देखते हैं कि लोगों के बीच में भी वो डीमंस होते हैं जो कि लोगों के रूप में होते हैं, और वो लोग बोलते हैं क्या उसको चोट लग गई क्या। और तभी एक आदमी बोलता है तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, और वो डीमन से पूछ रहा होता है, मतलब वो डीमन एक आदमी के रूप में, हमारा यंग ही उसका असली रूप देख पा रहा है। एक औरत बोलती है हाँ, और जो मिसुक की मॉम है वो अभी तक होश में नहीं आई राइट। दूसरी बुढ़ी औरत बोलती चुप हो जाओ। और यंग मन में सोचता आखिर ये कैसे हो सकता है यार, और यहाँ पर और भी डीमंस है। तभी यंग वहां पर खड़ा होकर भागने लगता है। पीछे वाला बंदा बोलता है वो भाग कहाँ रहा है यार। यंग मन में सोचता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा डीमन है और मैं घर पे जा रहा हूँ। और तभी वो दूसरे कुछ लोग बोलते हैं कि साथ में एक लड़की बोलती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और एक बंदा बोलता है आप कहाँ पर जा रहे हो मिस्टर किम। तो मिस्टर किम बोलता है चलो चलते हैं। और दूसरी बुढ़ी औरत बोलती मैम आप तो ठीक हो ना। तो वो जितने भी लोग मॉन्स्टर होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, और यंग वहां से भाग रहा होता है, और वो लोग उसके पीछे जाते बोलते चलो साथ में चलते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि वो बंदा जो पहले लैंडलॉर्ड से मिलने गया होता है वो बोलता है अरे यार और मुझे यही बोलना चाहिए था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और शायद मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया ना इसलिए उसने मुझे भगा दिया, क्योंकि मैंने ऐसा बोला मैं एक जर्नलिस्ट हूँ यार। और तभी उसको वहां से यंग भागते हुए दिखता है, और यंग बोलता है एक्सक्यूज मी, और मैं आगे निकल रहा हूँ। वो बंदा बोलता है तुमने मुझे डरा दिया, और आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। तभी वो पीछे देखता है तो वो सारे डीमंस छत पे से भागते हुए जा रहे होते। वो बंदा बोलता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। यंग मन में सोचता है कि आखिर वो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उनमें से एक को चोट पहुंचाई। और तभी हम देखते हैं कि एक डीमन यंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यंग पीछे हटने लगता है तो पीछे दो डीमन और खड़े हो जाते हैं। छत के ऊपर एक और डीमन खड़ा होता है। वो सारे लोग बोलते हैं साथ में। यंग मन में सोचता है कि यार उनके जो बाहर का रूप है वो अब मुझे बिना चश्मे के भी डीमन जैसा दिख रहा है, तो वो पूरी तरह से डीमन बन चुके हैं। वो सब बोलते हैं कि साथ में चलो। यंग मन में सोचता है कि एक मिनट और तुम लोग मेरे पास में मत आना, और आगे बोलता है तुम लोगों को मेरी तलवार चोट पहुंचाएगी और तुम लोग मर सकते हो। और तभी छत पे जो डीमन होता है वो यंग की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसके पास में आकर बोलता है कि हाँ अरे यार ये बंदा बहुत ज्यादा मजाकिया है, और उसको लगता है कि तुम लोगों को उसकी बात समझ आ रही होगी, और वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। आगे वो बंदा बोलता है कि ओए और ये जो लोग हैं। और तभी वो एक डीमन को पकड़कर छत से कूदता है, और उस डीमन का सिर जमीन पर पीटते हुए बोलता है कि ये लोग बस वुडू डॉल्स है, एक तरह के डॉल्स है जिनको मतलब बनाया गया है। यंग बोलता है कि तुम कौन हो। और वो बंदा वहां पर उस डॉल को पटक के बोलता है कि वो लोग सोच नहीं सकते, और ना ही उनके पास में दूसरी कोई एबिलिटी है बातचीत करने की भी। और क्या ये पहली बार है जब तुम इस तरह के पेंटेड स्किन क्रिएचर्स को देख रहे हो, और उससे पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, मुझे बोलना होगा कि तुम कोई अजीब सी चीज पकड़ के खड़े हो। यंग बोलता है क्या। तभी यंग बोलता है तुम्हारे पीछे वो डीमन। तो वो बंदा बोलता है कि वेल चलो मैं उसके बारे में तुमसे बाद में पूछूंगा। और वो अपने हाथ से कुछ सिक्के निकालता है जिन पर रस्सी बांधी होती है, और उन सारे सिक्कों को एक रस्सी की ही तरह उस डीमन के सिर के आर पर लपेट देता है, और फिर उसको फोड़ डालता है जोर से खींच के। आगे वो उस रस्सी को एक बिल्कुल किसी हंटर की तरह ऐसे घुमा के मारता है, और एक डीमन को बीच में से फाड़ देता है। पीछे एक डीमन उसकी तरफ हमला करने बढ़ता है तो वो उसके भी टुकड़े कर देता है। यंग मन में सोचता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है यार। और वो बंदा कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, और वो सारे सिक्के एक तलवार का रूप ले लेते हैं। और फिर वो बंदा उस तलवार को मंत्र पढ़ते हुए आगे फेंकता है, तो वो तलवार पीछे जाकर यंग से हाइड में होते हुए पीछे एक डीमन को जाके लगती है, और वो डीमन भी मर जाता है। आगे वो बंदा और कुछ मंत्र बोलता है जिससे कि वो डीमन पूरी तरह से फट जाता है। यंग बोलता है हे भगवान, और ये क्या था, और वो तलवार जमीन पे गिरी होती।
वो बंदा येंग के पास से जाते बोलता हाँ जैसी उम्मीद थी यार, और ये तलवार मेरे पास में वापस नहीं आ रही है। और येंग मन में सोचता है कि वो वेपन ऑलरेडी उसके हाथ में आने की क्या बात चल रही है। आगे वो बंदा बोल रहा था कि जो वेपन मेटेरियलाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है और ये एनर्जी कलेक्ट करने में भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे हाथ में वापस नहीं आता है, उसमें मुझे मुसीबत देता है। और आगे बोलता चलो ये सब छोड़ो, और आखिर वो पेंटेड स्किन क्रिएचर्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। येंग बोलता है कि पेंटेड स्क्रीन क्रिएचर और तुम्हारा मतलब वो वहां पर जो लोग है। तो सामने वाला बंदा बोलता लोग, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, और वो जो स्किन क्रिएचर्स है वो इंसान नहीं है, वो लोग बस वुडू डॉल्स है, और उनको इंसानों जैसा दिखाया जाता है किसी इंसान के बॉडी का एक छोटा सा कोई हिस्सा लगा के भी, और जो कि उनके स्किन पे होता है। येंग बोलता है ये सब डॉल्स है। तो वो बंदा मन में सोचता आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, और क्या ये कोई भूतों को मारने वाला एग्जॉर्सिस्ट नहीं है क्या। और नहीं नहीं, तो जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान इस तरह की खतरनाक सी छड़ी को हाथ में लेकर तो बिल्कुल नहीं घूमेगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा मिस्टिकल एनर्जी हो, और शायद ये हो सकता है कि वो नया नया अभी सीखने वाला ट्रेनी हो। येंग मन में सोचता है भगवान, और जो डेड और जितने भी लोग थे वो असली नहीं थे, ये अच्छा हुआ, और उसको जरूर ये पता होगा कि मैं यूजिंग के डेड को कैसे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि उसको पता ये चीजें क्या थी। येंग बोलता है सामने वाला बंदा बोलता मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। येंग बोलता क्या। तो वो बंदा कार्ड निकालता और वो कार्ड थोड़ा बदल के बन रहा होता है। येंग बोलता है कि मैं जोक्सा योन और मैं योंग वेसोन का एक मेंबर हूँ। योन मन में सोचता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है। सामने वाला बंदा बोलता अपनी पहचान बताओ। योंग मन में सोचता है कि पहचान बताओ, और वो बोलता तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किसके मेंबर हो। और मेरा नाम जैसिन येंग है। सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं रहा होता है। येंग बोलता है कि आखिर मैं अपनी पहचान और कैसे बता सकता हूँ, और मैं जिंदा रहने के लिए नॉवेल वगैरह लिखता हूँ, मतलब सर्वाइव करने के लिए काम करता हूँ। वो बंदा बोलता झूठ मत बोलो, तुम बोल रहे कि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट नहीं हो जो भूतों को या डीमंस को मारता है, तो आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। येंग बोलता ये तो मुझे एक जगह पे पड़ी हुई मिली थी। सामने वाला बंदा बोलता क्या। येंग बोलता है कि हाँ जिस घर में मैं अभी रहने आया था ये मुझे वहां पर मिली, तो मैंने इसको उठा लिया। वो बंदा बोलता रुको रुको, तो तुम मुझे, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम ये बोल रहे कि तुम एक ऐसी स्टिक के साथ में इधर उधर चल रहे थे जो तुम्हें अपने अभी तुम जिस घर में रहने आए वहां पर मिली, और बाद में ये पेंटेड स्किन क्रिएचर्स तुम्हारे पीछे आ रहे थे क्योंकि तुमने गलती से यहाँ पर किसी के ऊपर पैर देख दिया था। येंग बोलता कि वेल पूरी तरह से ऐसा तो नहीं हुआ था, और जब तुम ये बोल रहे थे थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। वो बंदा बोलता ठीक है चलो, ये बोलते कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हें ये कहीं मिल गया है, और जो भी तुमने बोला मैं उस चीज पर यकीन करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे वो छड़ी चाहिए। येंग बोलता क्या। और वो बोलता सॉरी, और मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। वो सोचता है कि मेरी जो बॉडी है वो डिफेंसलेस हो जाएगी अगर मैं ये तलवार भी उसको दे दूंगा। सामने वाला बंदा बोलता है मेरी बात सुनो, और लगता है कि ये किसी तरह की गलत फहमी है, और मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे वो खतरनाक हथियार दे दो अभी के अभी। और वो अपने हाथ में से वापस वो सिक्के की चेन निकालने वाला होता है। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर वो लड़की अपने डैड को ढूंढ रही होती है, और तभी कोई बोलता है कि एक मिनट, और आखिर यहाँ पर आप, तो कुछ वो बुढ़े लोग जो पहले खड़े होते बातचीत कर रहे होते। वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो लोग बोलते हैं ओह हाय यूजोंग। और वो लड़की देखती है कि यहाँ पर भी कुछ तालिस्मान और वही वो फटे हुए डॉल्स के हिस्से होते। वो लड़की बोलती है आखिर ये सब क्या है। कहीं पर हम देखते हैं कि वो बंदा अभी बोलता है कि ओए, और मैंने तुमसे मतलब अपना हथियार देने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है, ये एक ऑर्डर है और अभी के अभी दो। तो वो अपना जब सिक्के वाली चेन निकालता है तो येंग उसको देख रहा होता है, और वो बंदा ऐसे चुपचाप खड़ा होता है। येंग मन में सोचता है कि मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता, और तभी वो बंदा वहां पर कुछ बोलता नहीं और ऐसे एक आंख ढक के उसको देख रहा होता है। येंग बोलता है कि मुझे भी इसकी जरूरत है। तो तभी वो बंदा वापस उस चेन को अपने हाथ में डाल लेता और बोलता तो तुम मना कर रहे हो हाँ, और अगर ऐसी बात है। तो वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और बोलता तो मैं ये जबरदस्ती ले लूंगा, और येंग के पीछे पहुंच जाता है। येंग मन में सोचता है कि आखिर वो मेरे पीछे कब पहुंचा यार। और वो बंदा बोलता है चलो तो इसको मैं रख लेता हूँ, और इसी के साथ में वो छड़ी को ले लेता है, लेकिन वो छड़ी बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और उसके हाथ से छूट जाती है। ये देखकर वो चौंक जाता है और येंग भी कुछ बोलता नहीं है। वो बंदा बोलता हाँ ये क्या था यार, और वो छड़ी को उठाने की कोशिश करता, लेकिन ये छड़ी थोर के हथौड़े के टाइप होती है। वो बंदा इसको उठा ही नहीं पाता। वो बोलता तुम इतनी भारी चीज को इतना लंबे समय तक कैसे उठा के रख रहे थे। तो येंग उसको उठा के बोलता ये इतनी भी भारी नहीं है। वो बंदा बोलता वाह, और तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो यार। येंग बोलता क्या। येंग मन में सोचता है कि क्या वो ये मुझसे लेने की कोशिश करना रोक देगा अगर उसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मैं बोल देता हूँ यही बात है। येंग बोलता है कि हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं ताकतवर हूँ। सामने वाला बंदा मन में सोचता है कि जिस तरह से वो अपने शब्द बोल रहा है रुक रुक के, मुझे उस पर शक हो रहा है। आगे वो बंदा बोलता है तो क्या तुम उस स्टिक के साथ में डीमंस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे, और तुम्हारे पास में कोई लाइसेंस भी नहीं है। येंग बोलता है क्या, और मुझे लाइसेंस की जरूरत है, और ये तो एक सेल्फ डिफेंस था। और थोड़ी देर के बाद में येंग को समझ में आता है कि ये उसने फंसा लिया उसको। वो बंदा मन में सोचता है मैं तो मजाक कर रहा था, और देखने से लगता नहीं कि वो एक एग्जॉर्सिस्ट है, और तो मुझे यहाँ पर ये भी नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और आखिर ये बंदा है कौन। येंग बोलता पहले, और ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें पता था वो अजीब से डॉल्स क्या थी, और वो इंसान नहीं है।
तो क्या ये पॉसिबल है कि वो जिस इंसान का रूप ले रहे थे हम उसको ढूंढ पाए? वो बंदा बोलता क्या, और आखिर तुम इस इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करना चाहते हो? यंग बोलता है कि वेल, और वो मन में सोचता है कि लगता तो नहीं है कि वो इतनी आसानी से मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। तभी कोई बोलता है मिस्टर, और वो लड़की वहां पर आ रही होती है। यंग बोलता है ओ यूजोंग, और वो यूजोंग बोलती है कि जो मेरे पड़ोस वाली लेडी थी उसने बोला कि उसको बाहर एक जोर की आवाज़ आई और बाद में उसने तुम्हें कहीं भागते हुए देखा, और आखिर मेरे डैड को क्या हुआ? तो यंग बोलता है कि मैं उनको पकड़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत तेज थे, और कोई बात नहीं, हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे, और मैं तुम्हारे डैड के साथ में वापस घर पे आऊंगा तो तुम वहीं पे रहना। वो लड़की बोलती कि मैं उनसे तब कुछ बोल नहीं पाई थी जब वो चले गए थे। यंग बोलता क्या? वो लड़की बोलती कि जब वो सुबह सुबह काम पर जा रहे थे तो मैंने ऐसे नाटक किया जैसे कि मैं सो रही हूँ, और क्योंकि मेरी एक रात पहले उससे लड़ाई हुई थी। और हम देखते कि उसके पिता जाते हुए बोल रहे थे कि योजोंग मैं पहले जा रहा हूँ तो तुम स्कूल के लिए लेट मत होना। और वो लड़की बोल रही होती कि मैं उसको ये नहीं बोल पाई कि मैं उससे बाद में मिलूंगी, और इसीलिए डैड चले गए। और यंग मन में सोचता है कि आखिर बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि जितनी भी बुरी चीजें होती है उनके आसपास वो उन्हीं की गलती होती है। और आगे वो बोलता है यूजियोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। और आगे वो बोलता है कि ये मेरा फोन नंबर है, और चलो जब बाहर आने की जगह तुम मुझे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने घर पर ही रहना जब तक तुम्हारा डैड वापस ना आ जाए, ठीक है? और वो लड़की वहां से जाने लगती है। वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ओए तुम कुछ ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो जो पेंटेड स्क्रीन क्रिएचर्स थे वो है क्या, और तुम बोल रहे हो कि तुम उसको ढूंढ लेगो किसी को। यंग बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें शक होना भी चाहिए, और मुझे पता है कि देखने से ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो भी कर रहा हूँ। और वो बंदा कुछ सोचता है और बोलता है कि जो ये वुडू डॉल्स है ये एक ऐसी चीज है जो कि जो एक लोमड़ी होती। आगे वो बंदा बोलता है कि जो पेंटेड स्किन क्रिएचर्स थे वो एक वुडू डॉल्स से एक गुड़िया जिसको कि लोमड़ी बनाती फॉक्स, और तुम्हें यहाँ पर किसी के बॉडी पार्ट की जरूरत होती है अगर तुम उनके जैसी दिखने वाली एक डॉल बनाना चाहते हो। तो अगर कोई पेंटेड स्किन क्रिएचर तुम्हारे फैमिली मेंबर जैसा दिखता है तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया गया है। यंग बोलता तो वो लोग, तो बंदा बोलता हाँ उनको कहीं पर किडनैपर के द्वारा छुपा के रखा गया है, और ये सच में उनकी लोकेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, और अभी के लिए उनको ढूंढने का एक ही तरीका है कि हम फॉक्स फायर को ढूंढे। यंग बोलता फॉक्स फायर? वो बंदा बोलता कि हाँ वो छोटे से जलती हुई लाइट जैसी चीजें हैं जो लोगों को वश में कर लेते हैं हवा में उड़ते हुए, और इसको फॉक्स फायर कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मली फॉक्स लोमड़ी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है लोगों को वश में करने के लिए। और ये कारण कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे भी अफवाह सुनने में आई थी कि ऐसी फॉक्स फायर इस जगह पे दिख रही है, और तभी यंग को उस लैंडलॉर्ड की बात याद आती है और वो बोलता मुझे पता है वो कहाँ पर है। वो बंदा बोलता सच में कहाँ पे? तो यंग वहां से जाते बोलता चलो मैं जा रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। वो बंदा बोलता एक मिनट रुको रुको, और तुम वहां पर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? यंग बोलता हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा बोलता तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, और तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमंस पर हमला करना है वो केक खाने जितना आसान है क्योंकि तुमने कुछ को मार लिया है, और तुम्हें पता भी है कि तुम उन सारे डीमन से बस एक छोटी सी लकड़ी से नहीं लड़ पाओगे, तो इसीलिए इधर उधर खेलना बंद करो और घर पे चले जाओ, और अगर वो डीमन जो मैं सोच रहा हूँ वही हुआ तो तुम मारे जाओगे तुरंत, और जो ये लकड़ी है ये तो तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। और ये एक 9 टेल फॉक्स की बात कर रहा था। वो बोलता समझ गए ना, और तुम्हारे जैसे नए नए लोगों को इस चीज से बाहर रहना चाहिए। यंग बोलता है कि मुझे जाना होगा। वो बंदा बोलता है कि वाह, और तुम कुछ ज्यादा ही खराब दिमाग लग रहे हो। यंग बोलता तुम वहां पर थे और तुमने देखा ना कि मैंने उस लड़की से वादा किया था। तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता है। हम कहीं और का सीन देखते जहां पर कि वो गुड़िया जैसी लड़की खड़ी होती है और सोचोन बोलती तुम जाग गई और तुम्हारा सिर कैसा है? तो वो गुड़िया एकदम से पीछे हटती है और बहुत ज्यादा सावधान हो जाती है। हम देखते कि वो छोटी छोटी 4 बंदूकें निकालती है, और तभी वो सोचती कि नहीं उसने पहले मेरी गोली को साइड में कर दिया था। तो वो एक बड़ी सी बंदूक निकालती है और वो सोचती नहीं इसी बंदूक को तो उसने साइड में किया था, तो वो 2 बड़ी बड़ी तोपें निकाल देती है। सोचोन बोलती है वही तुम्हें इतना ज्यादा सावधान होने की भी जरूरत नहीं है, और वो सोचती है उसके पास में हथियार आ कहाँ से रहे। सोचोन बोलती है कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम एक बहुत ज्यादा हाई पोजीशन वाली हो, तो आखिर तुम्हें इंसानी रियाम में कैसे आना हुआ? तो सामने वाली वो लड़की मन में सोचती है अजीब बात है, और मुझे तुमसे डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन तुम एक इंसान के जैसे दिख रही हो, भले मैं डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके भी तुम्हें देखूं, तुम हो क्या? और आखिर साथ ही में तुम यहाँ पर अपने रूप को बदल के क्यों एक दूसरे इंसान के रूप में बैठी हो? तो सोचियोन बोलती है अगर मैं अपने ओरिजिनल रूप में जाना भी चाहूँ तो भी मुझे याद नहीं मैं कैसी दिखती थी। मेरा नाम सोचियोन है, और मरने से पहले मैं उस इंसान की बेटी थी जो ऑर्चिड हॉल को चलाते थे। आगे वो लड़की सारी कहानी सुनने के बाद में बोलती मैं माफी चाहती हूँ, और तुम डीमन बन गई क्योंकि ग्यूम गुआन उसने तुम्हें एक बंदी बना लिया था, और अब तुम सक्सेसफुली उससे बच के निकल गई क्या? सोचियोन बोलती कि हाँ मैं उससे भाग तो गई हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकती कि मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। सामने वाली वो गुड़िया बोलती कि ओह ऐसी बातें, और मुझे खुशी है कि तुम ग्यूम गुआन के साथियों में से एक नहीं हो, और मैं माफी चाहती हूँ पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करने के लिए। मेरा नाम होंग योन है और मैं सोयो किंगडम की प्रिंसेस हूँ। सामने वाली सोचियोन मन में सोची प्रिंसेस? और वो बोलती प्लीज मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तमीज से आपसे बात नहीं की और आपको पहले पहचाना नहीं हाइनेस।
तो प्रिंसेस बोलती तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और डीमन रियाम के अंदर जो पोजीशन है वो इंसानी रियाम में किसी काम की नहीं है। और भले ही डीमन रियाम के सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ के द्वारा जो बनाए गए हथियार है वो भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं करते, और ये जो हथियार है डीमन रियाम में बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर इंसानी रियाम में इनकी प्रॉपर्टीज अलग है तो किसी काम के नहीं है। और आगे सोचन बोलते आखिर योर हाइनेस आप ऐसी जगह पर क्या कर रही थी उस मटके में। वो प्रिंसेस बोलती कि मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझ पर अचानक से हमला कर दिया गया था जब मैं इंसानी रियाम पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सोचन बोलते आखिर वो कौन करेगा। तो प्रिंसेस बोलती किसे पता, और मेरे पास में बहुत सारे अंदाजे हैं लेकिन मैं पूरा पक्का नहीं बोल सकती किसने हमला किया होगा। आगे सोचन बोलती क्या है ग्यूम गुआन था। तो प्रिंसेस बोलती मुझे नहीं पता, ये उसका साथी भी हो सकता है और या फिर उसके किसी फॉलोअर्स में से भी एक। कहीं पर हम देखते हैं कि येंग उस लैंडलॉर्ड से बात कर रहा होता है और लैंडलॉर्ड बोलता है कि हाँ मैं पक्का बोल सकता कि मैंने सुना तो था कि ये घर नंबर 105 के आसपास में ही था, और मिस्टर एग्जॉस्टिस्ट और क्या यूजोंग की फैमिली ठीक है। येंग बोलता है वो मैं बाद में बताऊंगा, और वो बोलता है कि रूम नंबर 105 वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। और वो बोलता है बाय द वे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो बंदा बोलता सीरियसली तुम मुझे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, और मैं तुम्हारे जैसे एक नए नए बंदे को ऐसी जगह पर जाने नहीं दे सकता हूँ, और तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक्सपर्ट तुम्हारी मदद कर रहा है। येंग बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो वहां से जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे वाला बंदा एक तालिस्मान जलाता है, और वो सोचता है कि मैं इसकी मदद करने से पहले तो सोचूंगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, और मैं दूर से एक बार के लिए तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो कर ही देना, बिना सोचे समझे लाइक कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो कोई कोई तो। और अगर तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों ही कर देते हो तो क्यों ना तुम लोग थोड़ा सुपर चैट कर दो, क्योंकि 100 रुपए देने से कोई गरीब नहीं होता, लेकिन 100 लोगों के 100 रुपए देने से कोई अमीर भी तो हो सकता है।